मत करिए। तो देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हुलाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में बात एसआईआर का जो मुद्दा पश्चिम बंगाल में है, उस पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, या फिर यूं कहिए कि टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से खत्म नहीं होने देना चाह रही हैं। क्योंकि देखिए, ये इस पर पूरी सुनवाई हुई, तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच इस पर सुनवाई हुई। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, उसके तहत काम हो रहा है, फिर भी ममता बनर्जी धरने पर हैं। यानी कि कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री ने आर पार की लड़ाई छेड़ते हुए आज से 2 बजे से लगभग वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जाने के विरोध में कोलकाता में मेट्रो चैनल पर धरना शुरू कर दिया है। तो धरने पर बैठी हुई ममता बनर्जी ने कहा कि वो कोलकाता में उन वोटरों को सबके सामने लाएंगी जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो जिंदा हैं, लेकिन एसआईआर की फाइल लिस्ट में उन्हें मृत दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के मुताबिक निर्वाचन आयोग और बीजेपी की बीच साठगांठ है। यह आरोप लगातार टीएमसी लगाती रही और वोटर्स के नाम काट कर बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव जीतने में मदद करने की साजिश रची जा रही है, यह आरोप है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता के धरने को ड्रामा करार दिया। बीजेपी के मुताबिक चुनाव के बाद ममता बनर्जी विपक्ष में आ ही जाएंगी, विपक्ष की नेता बन जाएंगी, और इसीलिए अभी से धरने की प्रैक्टिस कर रही हैं ममता बनर्जी। बीजेपी चुटकी ले रही है दरअसल। और बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, और ये जो धरना है ये तो एक तरह से ममता बनर्जी की अंतिम लड़ाई भी हो सकती है एसआईआर के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर इतनी बातें हो जाने के बाद भी क्या धरने को ममता बनर्जी ने आखिरी हथियार के तौर पर चुना है, और वो इसको विधानसभा चुनाव जो वहां होने वाले हैं कुछ महीने में, तब तक कम से कम जिंदा रखना चाहती हैं क्या? पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, नेताओं का क्या कहना है दोनों पक्षों का, वो पहले सुन लीजिए, उसके बाद आज 5 की पंचायत करेंगे। मुख्यमंत्री जीवन भर धरना ही की और कुछ नहीं दिया अभी तक। बंगाल में 15 साल बीत गया, लोगों को क्या मिला? कम से कम इतना मिल जाता जो नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं यहाँ जनता के लिए, उतना भी लोगों को मिल जाता तो लोग शुक्रिया करते। बंगाल के मुख्यमंत्री खुद ये क्यों नहीं ऐलान करते कि जब तक ये गलत मुक्त मतदाता सूची ना बन पाए तब तक के लिए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित रखना जरूरी है। घुसपैठिए मुसलमान वोट बैंक के लिए धर्मतल्ला में या जहां भी अनशन कर रही हैं गुंडों के बल पे कि हम गुंडों से पिटवाएंगे और सरकारी कर्मचारी और पुलिस उसका साथ देगा, ये ठीक नहीं कर रहा है। और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस, वन एंड ओनली तृणमूल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, इसके खिलाफ पब्लिक का साथ है, पब्लिक का पास है। मैं तो पिटिशनर हूं, मैं जानता हूं ये एक्सक्लूजन का मैकेनिज्म बन के रह गया है। हिंदुस्तान के इतिहास का, भारतवर्ष के इतिहास का इतना बड़ा एक्सक्लूजन का उपकरण आज तक नहीं था। पश्चिम बंगाल बार बार जब वोट आते हैं तो अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या के वोट से जीतते हैं, इसलिए ममता बनर्जी डर में है। ये इसका वोट हट जाएगा तो इस टाइम में जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो धरना में बैठ रहे हैं। लेकिन जो अनुप्रवेशकारी है, रोहिंग्या है, इसका नाम तो बाद ही जाएगा। वोट आप कहीं भी करें,
सरकार बीजेपी की बनेगी, इस तरीके का माहौल एसआईआर के अंतर्गत भी चल रहा है, उसका वो विरोध कर रही है। ये देश के लिए एक इम्पोर्टेंट विरोध है, हम सब उनका समर्थन करते हैं और हम उनके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना उनके साथ खड़ी है। It's a stunt and drama. Nothing will happen. The main thing is that everybody is wanting, the people of the West Bengal, they are wanting that the list should be devoid of any fault. You can do SIR or whatever you are thinking. You do it for next 10 years. But it should not be at the cost of the basic human rights or basic constitutional rights of a single people of Bengal. अभी तो 80 लाख के आसपास डिस्क्रिपेंसीज हैं, शिकायतें हैं जो जुडिशियल ऑफिसर स्क्रूटनी कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी जी को कोई भी आपत्तियां हैं इसी समुदाय को लेकर, नहीं कोई भी आपत्तियां हैं तो वहां अपने वो शिकायतें दर्ज करवा सकती हैं। आदरणीय ममता बनर्जी जी जिन सवालों को उठा रही हैं उन सवालों का जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों के वोट काटने का जो तरीका भाजपा ने अपनाया है वो असंवैधानिक है। भाजपा को इस रास्ते को छोड़ना चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले ये हो रहा है, जो बीजेपी लोग जो काम 2-3 साल लगता है उसको 2-3 महीना में करने चाहता है। बीजेपी का जो इंस्ट्रक्शन हो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो हमारा जो डेमोक्रेसी का ऊपर जो स्ट्राइक कर रहा है, ये डेमोक्रेसी के खत्म करने के लिए साजिश हो रहा है। बंगाल की जनता टीएमसी को अब नकार चुकी है, उसका धरातल खिसक चुका है और अब इनके पास इसी तरह के भ्रामक मामलों को उठा करके और चुनाव आयोग के पारदर्शी अभियान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोनों पक्षों की ये प्रतिक्रिया आपने देख ली कि क्या कुछ कहना है और विशेष रूप से जो एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में है उसमें क्या अब टीएमसी जो है वो धरना प्रदर्शन को ममता बनर्जी ने आखिरी हथियार के तौर पर अपनाया है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह की अदालती लड़ाई चली, सड़क पर लड़ाई चली, राजनीतिक लड़ाई चली, नैरेटिव की लड़ाई चली एसआईआर को लेकर के, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी उसके तहत एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यहां तक कि उसको पूरी करने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी, ओडिशा से, झारखंड से न्यायिक अधिकारी लाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि अब कुछ और नहीं तो धरना ही सही। क्या यह मामला है? आज इसी पर पंचायत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम 5 की पंचायत में आज 5 सवाल पूछ रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल 5 की पंचायत में कि ममता बनर्जी के धरने पर बैठने के पीछे का मकसद क्या है, यानी क्या हासिल करना चाह रही है ममता बनर्जी इस धरना प्रदर्शन के जरिए। और अगर इसी को समझें तो दूसरा सवाल आता है कि क्या चुनाव तक, जो विधानसभा चुनाव होना है कुछ ही हफ्ते में हो सकता है उसका ऐलान हो जाए, एसआईआर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ममता, ताकि इस मुद्दे की आड़ में बाकी मुद्दे जो हैं उसकी चर्चा कम हो। तीसरा सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पर भी ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि अदालत में यह मामला गया, अदालत ने एक व्यवस्था दी, उसी व्यवस्था के तहत काम हो रहा है, उसके बावजूद धरना क्यों। चौथा सवाल कि तमाम उठापटक के बाद अब यह धरना क्यों। हर तरह के फंडे अपनाए गए, एसआईआर को रोकने की हर तरह की कोशिश की गई, तो फिर अब यह धरना क्या आखिर में अंतिम दांव है क्या। और पांचवा सवाल कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है, जो इस समय रिवीजन का काम चल रहा है, सुनवाई हो रही है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की, वो पूरी हो जाएगी क्या। ये सवाल दरअसल टीएमसी भी पूछ रही है कि क्या ये हो पाएगा विधानसभा चुनाव से पहले। इन्हीं सब चीजों पर करेंगे पंचायत और हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, बल्कि जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय जी, टीएमसी के समर्थक, स्वागत आप दोनों का। प्रकाश चंदेलिया जी, संपादक हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के, नमस्कार, स्वागत। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता और सलाहकार संपादक भी हैं, हमारे प्रसेनजीत दा भी जुड़ गए हैं। देखिए
बिल्कुल प्रसेनजीत दा तो एकदम ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, तो पहले ग्राउंड रिपोर्ट उन्हीं से ले लेते हैं। प्रसेनजीत दा, सबसे पहले तो यही बताइए कि इस धरने प्रदर्शन के पीछे का मकसद क्या, क्योंकि देखिए एसआईआर पर पिछले करीब करीब मान के चलते हैं 3 महीना ले लेते हैं, 3 महीने में जितनी राजनीतिक लड़ाई, अदालती लड़ाई सब कुछ हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, उसी व्यवस्था के तहत काम हो रहा है। उसके बाद इस धरने पर ममता बनर्जी क्यों, इस धरने से क्या हासिल करना चाहती है टीएमसी? लालचंद, सबसे पहले तो आपको, धनंजय जी और अजय वर्मा जी को ये बता दें कि मैं जिस जगह पर खड़े हैं ये एशिया की सबसे पुराने प्रेस क्लब है। ये प्रेस क्लब कोलकाता 1948 से ये प्रेस क्लब है, जिस प्रेस क्लब को ममता बनर्जी ने गला घोट कर मार दिए हैं। हम खड़े तो हैं लेकिन गला घोट कर मार दिए हैं। इसका कहानी किसी दूसरे दिन हम बताएंगे अगर मौका मिले तो। बिल्कुल। तो इसके पीछे यहाँ से 100 मीटर दूरी पर ममता बनर्जी का धरना चालू है। वहाँ पे माइक का इतना आवाज है तो हम यहाँ आके बात कर रहे हैं। भास्कर को पता है जी, भास्कर शायद हंस रहे, पता नहीं, मैं दिख नहीं पा रहा हूँ किस तरह से प्रेस क्लब को गला घोट के मारा गया। हाँ, सच में हंस रहे हैं, सच में हंस रहे हैं, दिख रहे हैं अभी हंसते हुए। तो ये धरना क्यों? हाँ। तो ये धरना क्यों? आपने जो बताया ना, दूसरा सवाल कि कई सारे सवाल अब आने वाले चुनाव में उठने वाले हैं। ये सारे जो सवाल है, ये सवाल को ना उठाया जाए मीडिया में या लोगों की मन में, तो ये एक बिना मतलब की सवाल को उठा के लोगों की जो ध्यान है, ये ध्यान भटकाने की कोशिश ममता बनर्जी का है। अब लोगों की मन में ये नहीं है कि कुछ दिन पहले आनंदपुर में 28-30 लोग जिंदा जल के मर गया। लोगों की मन में वो नहीं है, या लोगों की मन में वो ना आए, पूरे देश के लोगों की मन में वो ना आए। ठीक। इसीलिए ममता बनर्जी का ये धरना, लोगों की मन में ये ना आए कि आज हम 6 मार्च को खड़े हैं। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन है, उसका कोई नोटिफिकेशन निकला नहीं। जो लाखों बंगाल की बच्चे एग्जाम देते हैं जी और इंजीनियर बनते हैं जी, जिसका कोई भविष्य नहीं है, किसी को पता नहीं है, और सारे के सारे बच्चा एचएस एग्जामिनेशन हो गया। क्या वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके 10 लाख रुपया दे के, जो ममता बनर्जी का टीएमसी में जिन लोगों की मालिक, जिसका पैसा देकर उनका जो खजांची खाना है उसको भर्ती करता है, वहां पे भर्ती होंगे या गिग वर्कर बनेंगे? इसका कोई सवाल नहीं उठा रहा है दूरदर्शन छोड़ के। ये सवाल भास्कर सिन्हा राय नहीं उठाएंगे, इसीलिए धरना प्रदर्शन। बंगाल में किसी भी कॉलेज में एडमिशन फुल नहीं होता है पिछले 2-3 सालों से। सारे कॉलेज में एडमिशन खाली जाता है। ये सवाल कोई नहीं उठाता है या ना उठाए आने वाले चुनाव में। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन। यहाँ पे ये इतने कई सारे सवाल मैं गिना सकता हूँ, मैं समझ गया। जो 20-25 सवाल है जो सवाल आने वाले चुनाव में उठाना चाहिए, यानी कि 20-25 इसीलिए धरना प्रदर्शन जो हर एक जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसका जवाब दे दिया है, ठीक, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी इस बिना फजूल का जगह बंद करके ये जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन, ये सिर्फ लोगों की ध्यान भटकाने के लिए। लालचंद, 2 दर्जन सवाल कम से कम उसकी लिस्ट और उसके लास्ट में लगा दीजिए, इसीलिए ये धरना प्रदर्शन। मैं आपके पूरे जवाब को समझ गया, लेकिन प्रकाश चंदेलिया जी, बड़ा सवाल, बीजेपी ने जिस तरह का एक प्लान बनाया है प्रकाश जी, मुद्दों को लेकर के, प्रचार करने को लेकर के, वैसे में टीएमसी इस कोशिश में कामयाब होगी क्या, जिस कोशिश का जिक्र प्रसेनजीत दा कर रहे थे कि तमाम मुद्दे जो हैं उसकी चर्चा कम हो ना हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बड़े बड़े मुद्दे हैं,
हमने देखा है महिला सुरक्षा का मुद्दा है। तो क्या इसमें टीएमसी कामयाब हो पाएगी एसआईआर के मुद्दे को खींच करके? क्योंकि अब जो हो रहा है प्रकाश जी, अब तो इसको खींचना ही कहेंगे ना एसआईआर के मुद्दे को। बिल्कुल ताल जी, मुझे लगता है कि टीएमसी अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई है। टीएमसी ने एक जमाने में ये शायद सोचा होगा कि वामपंथियों ने 7-7 पारियां यहाँ खेली, 35 सालों तक राज किया, तो शायद ममता बनर्जी को लगा होगा कि हम भी 5-7 इनिंग तो खेल ही लेंगे। लेकिन उन्हें शायद अंदाज नहीं रहा है कि आजकल का जमाना जो है T20 का है। किसी तरीके से ममता बनर्जी ने 15 साल का 3 टर्म वर्ल्ड कप भी चल रहा है, T20 का वर्ल्ड कप भी चल रहा है और 3 टर्म हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अपने जाल में इसलिए फंस गई है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है, और जो मुद्दे वो उठा रही है उसमें उन्हें कहीं भी स्पेस नहीं मिल रही है। एसआईआर शुरू होने के पहले उन्होंने जो एक जाल बुनना शुरू किया कि नागरिकता लोगों की रद्द हो जाएगी, उसके बाद आपको पता है कि पूरे बंगाल की जो जनता है उन्होंने एसआईआर में भाग लिया। और तो और जो टीएमसी के लोग एसआईआर का विरोध करते रहे, ममता बनर्जी तक, नीचे से लेकर ममता बनर्जी तक, वे सारे के सारे लोग जो है उन्होंने एसआईआर जमा किया। और एसआईआर में चुनाव आयोग ने मनोज अग्रवाल सीईओ जो है उनकी पूरी टीम ने बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम किया। उसके बावजूद ममता बनर्जी जो है इसको रास्ते की लड़ाई बनाती रही, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, कहीं नहीं मिला। अंत में उन्होंने यहां तक सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें 2024 का जो मतदाता सूची थी उसके आधार पर मतदान करने की छूट मिले, उसी के आधार पर मतदान हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। अब उन्हें कहीं भी स्पेस नहीं मिल रही। और दूसरी बात कि पश्चिम बंगाल में लाजी 15 वर्षों में बंगाल को मिला क्या है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कटमनी, नारी सुरक्षा। तो इसी का तो हिसाब होना है ना विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में तो इसी का हिसाब होना है कि मिला क्या है 15 सालों में, है ना? बिल्कुल लालजी, ये सारे सवाल जमीन पर तैर रहे हैं और इन्हीं से ममता बनर्जी आतंकित होकर के धरने पर वो बैठी हुई है। ठीक है, मैं सीधे भास्कर सिन्हा राय जी, आप देखिए, वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई तमाम मुद्दे ना उठे, एसआईआर के मुद्दे को खींचना है, एसआईआर का मुद्दा खींचना सूट करता है टीएमसी को, इसीलिए एसआईआर का मुद्दा। दादा ने, प्रसन्नजीत दा ने 2 दर्जन समस्या गिनाया, वो 2 दर्जन समस्याएं हैं और उसके बाद बोला सब में जोड़ लीजिए, इसीलिए धरना। अब ये बताइए टीएमसी के नजरिए से ये धरना की जरूरत क्यों? भास्कर दा। लालचंद जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं, कहानियां सुन रहे हैं, हकीकत क्या है नहीं है इसका तो जवाब आपको मिल ही जाएगा कुछ ही दिनों में। लेकिन जो जवाब देने वाले लोग हैं चुनाव में, वो कौन है? 60 लाख लोगों का नाम अभी अंडर एडजुडिकेशन है। तो शब्द मैं कहूंगा, अंडर एडजुडिकेशन और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बाकी इतने राज्यों में हो रहा है, ये 2 शब्द बंगाल में ही सुनाई दे रहा है। क्यों? अब यूपी में जाइए, किसी भी जगह में जाइए, अंडर एडजुडिकेशन और ये जो सब जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, ये बंगाल में सुना देता है। दूसरी बात, अब कब खत्म होगा एसआईआर? हमें एक ही चीज कहना है, अगर किसी का वोटर जो है, आप तो वोटर रहते हुए आपको मृतक बता दिया, जिंदा लोगों को मृतक बना देते हैं आप। अभी तक वोटर लिस्ट ठीक से बन नहीं पाए और आप ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव सामने है। हम चाहते हैं कि पहले वोटर लिस्ट बने, फिर ना चुनाव के लिए आप ऐलान करेंगे। तो एसआईआर जब शुरू किया गया था, उन लोग बोले थे ये तो खत्म हो जाएगा। आज भी आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि हाँ हम लोग एसआईआर पूरा काम खत्म कर देंगे इसी दिन के अंदर। बाहर से लोगों को लाना पड़ा और जुडिशियल ऑफिसर्स को लाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। हम लोग का मकसद एक ही है, कोई भी वोटर बोनाफाइड वोटर का नाम बाहर नहीं देते। और रही बात प्रसन्नजीत दा की, प्रसन्नजीत दा बड़ी माने पत्रकार है, लेकिन ये सब जो सवाल उन्होंने उठाया, सवाल का जवाब देने के लिए दूसरे दिन होगा तो ये जवाब दे पाएंगे। आज ममता बनर्जी का धरना देख के पूरा बीजेपी कांप गए। मतलब उन लोग सोच रहे हैं कि हो गया, ममता बनर्जी रास्ते में है, उसका मतलब क्या है ये प्रसन्नजीत दा को मालूम है। बिल्कुल धरना से ये तो है। और बोल रहे हैं ना बीजेपी के लोग कहाँ पर है। ठीक है। और एक बात बोल के मैं खत्म करता हूँ, जितने सारे दिल्ली के लीडर लोग बंगाल में आके मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा कैमरा लेके जाइएगा, देखिएगा खाली है। और बाहर से मतलब ममता बनर्जी को
जहां पर खड़े होते हैं वहीं पर पूरा अच्छा, वहाँ काफी ज्यादा भीड़ है, ठीक है। इकट्ठा हो जाते हैं। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, दो तीन सवाल। एक तो भास्कर दा ने पूछा कि जितनी डिस्क्रिपेंसीज, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही है, उतनी किसी दूसरे राज्य में तो नहीं दिखाई पड़ी। एक सवाल उनका ये था। दूसरा सवाल ये था कि भाई अभी जब एसआईआर की लिस्ट पूरी नहीं हो रही है तो चुनाव कैसे होगा? चुनाव से पहले ये एसआईआर की लिस्ट पूरी कैसे होगी? धनंजय जी। लालचंद जी कहते हैं ना कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। यस। कहा जाता था कि बंगाल आज सोचता था, देश कल सोचता था। आज बंगाल सोच रहा है कि हमारा क्या होगा। ममता बनर्जी ने जो बंगाल की दुर्दशा कर दी है, जहां ला करके बंगाल को खड़ा कर दिया है। प्रसन्नजीत जाके व्याख्या की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं जो उन्होंने व्याख्या की। अब उसमें ये है कि भाई सवाल ये उठता है कि भाई सैकड़ों करोड़ वो हरे हरे लाल लाल नोट जो मंत्रियों के यहाँ पकड़े गए, जो छापे में पकड़े गए, अरबों खरबों रुपए पकड़े गए। ममता बनर्जी टूटी हुई चप्पल पहनकर चल रही हैं और अरबों खरबों रुपए पकड़े जा रहे हैं। तो तमाम घटाटोप घोटालों के अंधेरे में बंगाल जो करा रहा है, जो आर्चिकर मेडिकल कॉलेज की बच्ची का मामला है, जो जितने अनगिनत बहुत से तो FIR नहीं हुए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके दर्द FIR दर्ज नहीं हो पाते। गली गली में जो तांडव मचा है, जो शाहनवाज शेख के लिए, जो तस्करों के लिए, जो गुंडे बदमाशों के लिए, जो क्रिमिनल्स के लिए, जो अपराधियों के लिए ममता बनर्जी बैठ जाती हैं धरने पर। धरना देना तो उनका स्वभाव है, धरने उनके स्वभाव का हिस्सा है। वो हर सवाल का जवाब में एक सवाल खड़ा करती है धरना देकर के। आप बताएं सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि तो कह रहे हैं कि धरने में भारी भीड़ जुट रही है और आपके नेताओं के धरने में लोग नहीं जुट रही है। भास्कर दा कह रहे थे। लालचंद जी आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। लालचंद जी आप लंबे समय से पत्रकारिता में, भास्कर जी को शायद नहीं पता होगा, लेकिन आपको तो पता है कि भीड़ और वोट में बहुत अंतर होता है। अच्छा। भीड़ भय से केक से जमा हो जाती है, वोट लोग अपनी मर्जी से देते हैं। और ममता बनर्जी ने जो भय का माहौल पूरे बंगाल में फैला रखा है, आप सुन लीजिए। भास्कर राय जी आप सुन लीजिए, आप ही को बोलने के दे देते हैं, आप पहले बोल लीजिए। नहीं ठीक है, बोलिए, आप पूरी कीजिए। भास्कर दा सुन रहे हैं, भास्कर दा सुन रहे हैं, पहले आप बोलिए। में भीड़ हो रहा है और नहीं, ये उन्होंने मान लिया। मैंने बोल दिया। आपने मेरी बात को पकड़ी, आपने भास्कर जी आपने मेरी बात मानी तो ये भी मान लिया होगा कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का जो वो निशंस है, आपको उसकी भूतरसना करनी चाहिए, वो भी मान लीजिए। आपको उसकी भूतरसना करनी चाहिए ना, आप उसको भी मान लीजिए। आप जो तमाम मंत्रियों के नोट पकड़े गए उसको भी आप मान रहे हैं, तमाम चीजों को आप मान रहे हैं ना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो सारी बातें अच्छी लगी होंगी। आपको मेरी बात अच्छी लगी ना तो सारी बातें अच्छी लगी होंगी। जो मैंने ममता बनर्जी की ममता का निशंस हत्याओं का जो बंगाल में जो कत्ल गारत का पैसे मंजर हो रहा है, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। मेरी बातें आपको भास्कर जी अच्छी लग रही है तो ये भी अच्छी लगा होगा। कैसे चलेगा? अब जवाब लीजिए। आप CBI का जांच के ऊपर भरोसा रखते हैं। आरजीकर के मामले में CBI जांच किया और उनका रिपोर्ट देखिए, एक ही व्यक्ति को उन्होंने दोषी पाया है और हम लोग 4 दिन के अंदर उसी व्यक्ति को हम लोग अरेस्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि भास्कर दा जो सवाल आपने पूछा है ना, मुझे लगता है अजय वर्मा जी उसमें एक अपना अच्छा नजरिया दे सकते हैं। अजय वर्मा जी, भास्कर दा के सवाल को आपके जरिए मैं समझता हूँ। भास्कर दा का सवाल था कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का केस है, ये पश्चिम बंगाल में ही इतना ज्यादा क्यों आया? बाकी राज्यों में आप देखिए, सबकी लिस्ट आई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बड़े बड़े उत्तर प्रदेश, बाकी उत्तर प्रदेश का हालांकि आना है, लेकिन वहां पर ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं आई और सिर्फ ये पश्चिम बंगाल में डिस्क्रिपेंसीज आ रही है इतनी ज्यादा तादाद में। अजय जी क्या लग रहा है? देखिए, ये एक सोची समझी लिखी हुई स्क्रिप्ट और क्रोनोलॉजी समझिए बात की जनता। आप समझकर भी अगर नादान बने रहे तो मैं इसमें कह नहीं सकता। आप जानते सब हैं, बस पहचानते नहीं है। अभी देखिए, एक पहले चश्मा चलता था, गांधी चश्मा। अभी शुरू में जो डिबेट चली, सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार चाहते हुए। दूसरा, जब सबसे पहले डिबेट शुरू हुई तो एक बंगाल की धरती पर आपने कहा था कि ममता के धरने के ऊपर वो है, चर्चा धरने पर थी और विमर्श पूरे देश पर, संसार पे होने लगा। पहले गांधी चश्मा चलता था तो वो मोदी चश्मा लगाए हुए एक सज्जन वहां खड़े थे लाल शर्ट में, नाम उनके नीचे लिखा हुआ प्रसन्नजीत और क्या वो कोलकाता, लेकिन चश्मा मोदी जी का था। मोदी चश्मे से लिख के, सर चश्मा लिख के जो आया वहां से, वही तो सड़ी गली किताब बीजेपी के प्रवक्ता पुरानी लेके आए, जो स्क्रिप्ट वहां से लिख के भेजी है। वो स्क्रिप्ट को जरा थोड़ा सा सुधार करके
उस पर पेंट के ऊपर फूल बनाकर पत्ती लगा के उन्होंने अजय जी एक काम कीजिए, सर। अजय जी एक काम कीजिए, आप बता दीजिए कि प्रसेनजीत दा को क्या बोलना है। मैं उसी की बता रहा हूँ। और प्रकाश जी के लिए, प्रकाश जी आपके लिए भी पूछ लूं क्या? प्रकाश जी आपके लिए मैं पूछ लेता हूँ, हो सकता है आपके चश्मे पर भी कुछ सवाल आ जाए, इसीलिए मैं अजय जी से प्रसेनजीत दा प्रसेनजीत दा और हम जो है वो सीधा चश्मा पहनने वाले लोग हैं। हाँ। अब जिनके चश्मे को बंगाल ने पूरा नहीं, आप दोनों का चश्मा जो है वो बंगाली कल्चर का जो चश्मा टिपिकल चश्मा होता था, मुझे तो यही दिख रहा है ना? बिल्कुल। मैं कह लूं पूरी बात, बल्कि हाँ, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन खाली एक बात जोड़ देता हूँ, भास्कर दा का भी चश्मा जो है वो मिलता जुलता, काफी एकदम बिल्कुल बंगाली कल्चर वाला बढ़िया वाला चश्मा है। अब आप बोलिए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो नया पाठ्यक्रम जो कंटिन्यू चलता है सारे चुनावों में, घुसपैठ ये, वो बंगाल में ही जागृत हो जाता है, आसाम में जागृत नहीं होता है, क्योंकि वहां 20 लाख घुसपैठिए हिंदू आ गए थे। ये हिंदू मुस्लिम का इनका एजेंडा जो प्राथमिकता के टॉप पाठ्यक्रम पे ऊपर से चलो ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इनका पाठ्यक्रम जो है, इनका संशोधन नहीं है। इनके पाठ्यक्रम में बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, इनके पाठ्यक्रम में भारत की शांति नहीं है, इनके पाठ्यक्रम में महिला सुरक्षा नहीं है, इनके पाठ्यक्रम में भारत का कर्जा नहीं है, इनके पाठ्यक्रम में देश की गति नहीं है, देश का विकास नहीं है। इनके पाठ्यक्रम में तो बिहार में जो अभी इन्होंने किया है काम, कि किस तरह से हमने पहले ही घोषणा करी थी कि नीतीश को नहीं बनने देंगे कोई भी। बिहार इसका ताजा उदाहरण है। उससे पहले महाराष्ट्र में ये माँ माटी मानुष की इस धरती को विखंडित खंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक देशलाई गैंग जागृत है। उस देशलाई गैंग में, देशलाई का काम है माचिस का काम है आग जलाओ, दूर खड़े होकर देखो। अजय जी, माचिस गैंग में, सर फाइनल कर रहा हूँ। हाँ, फाइनल कीजिए, और एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, उस माचिस गैंग में कई पूर्व मुख्यमंत्री, उस माचिस गैंग में बीजेपी के एमपी, सांसद, नेता, प्रवक्ता, इनके पायरेटेड सीडी के जनक, और इनका आईटी सेल, मैं ये पूछ रहा था, मेन कार्यकर्ता है। ठीक, मैं पूछ रहा था कि आपने बीजेपी को कहा कि ये घुसपैठियों में हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है, हिंदू घुसपैठियों पर इनको आपत्ति नहीं है, मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर आपत्ति है। ये तो ऐलान के तौर पर हिंदू घुसपैठिए क्या, हिंदू को शरणार्थी कह करके सीएए लाए हुए हैं, और बाकी को घुसपैठिए, ये इनका ऐलान है, ये कानून लेकर आए। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस क्या इसको उल्टा करना चाहती है? ये बताइए, कांग्रेस का रुख क्या है? एसआईआर आसाम में क्यों नहीं हुई साहब? अभी आपने आसाम के बारे में क्या बोला? बोला वहां हिंदू घुसपैठिए हैं, इसलिए धनंजय जी की पार्टी वहां इस मुद्दे को नहीं उठाती। मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ। एसआईआर आपने, आसाम कोई हिंदुस्तान से अलग है? हाँ। अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, वियतनाम में है, ईरान में है, या इराक में है? वो हिंदुस्तान का पार्ट है, हमारा पार्ट है, हिंदुस्तान का पार्ट है, 145 करोड़ का पार्ट। मैं इस पर धनंजय जी से जवाब लूंगा, आप सब जुड़े रहिएगा। छोटा सा ब्रेक अजय जी, छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं आपके सवाल पर धनंजय जी का पूरा जवाब लूंगा। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। छोटा सा ब्रेक। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यार चले रहने देते हैं ना यार। क्या हुआ? खाली गेट को क्यों देख रहे हो? सर कॉलेज गेट के उस तरफ जाने में बहुत डर लगता है सर, पर अब करना पड़ेगा। अरे डरो मत, गेट के उस तरफ एक्सपीरियंस भी है और 20,000 रुपये महीना भी। 20,000 रुपये महीना? क्या सर, हम जैसे फ्रेशर्स को कौन देगा 20,000 रुपये महीना? सीएम इंटर्नशिप के बारे में सर्च करो। सीएम इंटर्नशिप? ये क्या है? अरे 3 महीने की इंटर्नशिप और 20,000 का स्टाइपेंड भी। थैंक यू सर। तो गेट को देखो मत, गेट सेट एंड गो। विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, 3 महीने की इंटर्नशिप वो दिल्ली सरकार के साथ करेंगे। मुझे खुशी है कि पहली बार दिल्ली सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि फ्रेश माइंड दिल्ली गवर्नेंस को अपने नए विजन और तकनीक के साथ जोड़ेंगे। पहला कदम बदलाव का,
1 साल विकास का। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ 0। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और ब्रेक पर जाने से पहले 5 की पंचायत में जाहिर सी बात हम बात तो कर रहे हैं SIR और ममता बनर्जी के धरने पर, लेकिन ये मुद्दा जाकर जुड़ता है घुसपैठ से भी। अजय जी ने कुछ सवाल उठा दिए हैं। अजय जी का सवाल था धनंजय जी कि भाई ये घुसपैठ का मुद्दा पश्चिम बंगाल में बीजेपी उठाती है, बगल में ही असम है, वहां तो नहीं उठाती। लालचंद जी, बंगाल की धरती पर खड़े होकर दादा प्रसन्नजीत बख्शी जी ने जिस ढंग से बेबाक तरीके से विवरण किया है बंगाल के सूरत हालात का, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। भूरी भूरी उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, उन्होंने जिस बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा है और तथ्यों का आईने में रखा है। रही बात कांग्रेस की हालत बंगाल में ऐसी है कि तू मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप जो कह ले, वहां तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल का मतलब ग्रास रूट कांग्रेस, जो कांग्रेस को ग्रास रूट लेवल की पार्टी ही नहीं मानती, जो कांग्रेस को ना 3 में मानती है ना 13 में मानती है। और कांग्रेस बिना मतलब का उसके लिए फील्डिंग सजाए हुए। कांग्रेस कहती है कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा, और एक सीट देती नहीं ममता दीदी, एक सीट ममता दीदी देती नहीं है। ममता जी की निर्ममता कांग्रेस के प्रति भी है लालचंद जी। इनके पास दिखाने के लिए किसी और कुछ बचा नहीं। मोबाइल में ऐसे करके आने वाले अजय जी बता दीजिए क्या दिखा रहे हैं। लालचंद जी अभी फोटो में, आने वाले समय में फोटो फ्रेम में मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आपको फोटो फ्रेम में मिलेगी, अभी फोटो में मिल रही है। आने वाले समय में म्यूजियम के फोटो ऐसे नहीं कि ये 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में सरकारें हैं भी। अपने बच्चों को म्यूजियम में ले जाकर बताएंगे कि एक थी कांग्रेस, ये फोटो फ्रेम में देखिए उसका फोटो और उसका अजय जी हमें तो कुछ कहना है। हाँ मैं आ रहा हूँ, भास्कर आ रहा हूँ, हजार में अभी अजय जी आपकी तरफ से लाइटिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, बताने को दिखा रहे हैं। खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों अजय जी ने कहा कि उनके बीच में नहीं बोलते किसी के, अभी बीच में ना बोले, अभी तो सुन तो ले। अरे भाई सुन तो लो भाई। अच्छा ठीक है, अरे भाई आप अजय जी के सवाल का जवाब दीजिए धनंजय जी कि असम में क्यों नहीं, असम में घुसपैठ का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। लालचंद जी पहले ये आदमी चुप होंगे तब तो। अजय जी अपने ही सवाल का जवाब सुन लीजिए ना। अजय जी अपने ही सवाल का जवाब सुन लीजिए, अपने ही सवाल। मैं आऊंगा आपका वो आपके उस चीज पर आऊंगा। आपने पहले अपने ही सवाल का जवाब सुनिए धनंजय जी से। धनंजय जी असम में क्यों नहीं उठा रहे। अजय जी अभी कुछ देर पहले सभ्यता की बात कर रहे थे कि दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा सुनने का भी ध्यान रखें। चलिए अब जवाब दीजिए। मैं असम का जवाब देता हूं आपको। सबसे पहले बेशर्मी की इंतहा देखिए। ये भारत में आने वाले हिंदुओं को घुसपैठिया कह रहे हैं, जबकि भारत की सरकार ने, गांधी का सपना था, अंबेडकर ने कहा था, सबने कहा था कि अगल बगल के मुल्कों में अगर कोई धर्म के आधार पर सताया जाएगा तो उसको भारत शरण देगा। तो धर्म के आधार पर क्या पाकिस्तान में मुसलमान को सताया जाएगा, क्या बांग्लादेश में मुसलमान को सताया जाएगा? अरे जाहिर सी बात है, हिंदू बौद्ध सिख किसी को सताया जाएगा तो उसको मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह की सरकार में भी ये कहा गया था, उसी को हम लोगों ने कहा कि जो आ गए 2014 तक उनको नागरिकता दे दी जाएगी। उसको घुसपैठिया कर रहे हैं। साल 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन और करीमपुर भैया 2 लोग पाकिस्तान के रास्ते बांग्लादेशी नागरिक आते हैं, 94 में विधायक बन जाते हैं आसाम में। 96 में आसाम हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि बांग्लादेशी नागरिक है, दोनों की नागरिकता समाप्त होती है, रिटेन होता है और वापस नहीं वो सारा इतिहास हम लोग जानते हैं। समय था घुसपैठिए विधायक बनते हैं और ये कांग्रेस घुसपैठियों को विधायक बनाती है। ठीक ऐसी कांग्रेस पार्टी का अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम वापस हम SIR और धरना पर आने वाले हैं। अजय जी एक लाइन जोड़ लीजिए। सर 2014 से 26 तक कोई आंकड़ा दे दीजिए, हम अपना बता देंगे कि कितने लाख मनमोहन सिंह जी निकाले थे घुसपैठिए, इन्होंने कितने घुसपैठिए निकाले, कोई आधिकारिक आंकड़ा देंगे कि भाई जोर से बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, क्योंकि
मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, ये नॉन बायोलॉजिकल की टीम के शिष्य हैं। इनका काम ये है झूठ को किताब दिखाओ। अरे भाई 2026 की बात करिए, 92 में चले जाएंगे, 64 पे चले जाएंगे, 66 पे चले जाएंगे। ठीक है, अरे भाई मैं धनंजय इस जी पर आप तो जवाब बड़े दूंगा। ज्ञानी लोग हैं, लेकिन ज्ञान की किताब आप छोड़ जाते हैं भाजपा। ठीक। चलिए अब मैं लौटता हूं। धनंजय जी कुछ जल्दी से जवाब दे दीजिएगा उस पर कि कितने घुसपैठिए बाहर निकाले। लालचंद जी, इनके समय में घुसपैठियों को कांग्रेस का नारा ही था कि हम तो हमारे दो और बांग्लादेश से आने दो। अच्छा, जो बांग्लादेश से आने देते थे उसको निकाला भी करते थे। हम लोगों ने बॉर्डर को सील किया है, आने नहीं दे रहे हैं, तो निकालने की समस्या उसी ढंग से कम हुई है। भास्कर दा कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद फिर प्रसेनजीत दा और प्रकाश। आज आप 5 का पंचायत शुरू किए, जिस मामला को लेके, जिस बात को लेके आप कहाँ पहुंच गए हैं? हाँ, वो मेरा जो थोड़ा वो जुड़ा हुआ है, मामला घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। वो हो सकता है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा हो, लेकिन है जुड़ा हुआ। के बारे में कहें, ये आंकड़ा कहाँ से मिल रहा है आपको? 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, आप लोग कह रहे हैं कि इतना घुसपैठिया घुस गए, इतना ये है वो है। ये आपने जो सोच है, आपका सोच के पास कोई डॉक्यूमेंट है कि हाँ देखो भाई ये आंकड़ा देखो? आप लोग तो कहते जा रहे हैं। दूसरा बात यह है कि भास्कर दा एक रास्ता सुझाऊं, एक रास्ता मैं अपनी समझ से सुझाऊं। एनआरसी हो जाने उसका पूरा सपोर्ट कीजिए, सब कुछ आ जाएगा। हम लोग बोला था एसआईआर के कारण किसी बोनाफाइड वोटर का नाम नहीं काटना चाहिए। आज कितने सारे लोग, जीवित लोगों को मृतक बन के अभी लिस्ट खड़ा किया, तो उसी के लिए तो डिस्क्रिपेंसी की सुनवाई हो रही है। बड़े लोग, मैं सहमत हूं आपके इस हमारा चीफ सेक्रेटरी किससे? एनआरसी से? नंदिनी चक्रवर्ती। अजय जी एनआरसी से सहमत है क्या? नहीं, जो जिंदा लोगों के वोट काट दिए, लोग मार दिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी गलतियां हुई हैं, ऐसी गलतियां हुई तो उसी के लिए तो सुनवाई है। आप तो न्यायिक अधिकारी हैं, आप तो जुडिशियल ऑफिसर हैं, आप क्या दिक्कत है? ने तो दिल्ली में दिखाया था आपको कि ये लोग मर गए, इनके वोट काट दिए। प्रसेनजीत दा के पास प्रसेनजीत दा ग्राउंड रिपोर्ट बताइए। ये जो भास्कर दा कह रहे हैं और ममता बनर्जी भी बल्कि कह चुकी हैं कि मैं जीवित लोगों को सामने लाऊंगी। प्रसेनजीत दा आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रसेनजीत दा मैं 2-3 सेंटेंस बताऊंगा, जरूर। थोड़ा इंफॉर्मेटिव। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, इतना पढ़े लिखे भी नहीं हूं। ये अजय जी थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे अटैक किया है। मैं थोड़ा सा बंगाल कांग्रेस के बारे में बता दीजिए। इसके बाद जो भी है वो डिसाइड करेंगे जी। ये विधान भवन बोल के यहाँ पे कांग्रेस का एक स्टेट हेडक्वार्टर है, तो वो जानते हैं कि नहीं, अभी देहांत हो गया है। सोमेन मित्रा बोल के कांग्रेस का एक बड़े नेता हुआ करते थे यहाँ पे। तो बीच में वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए और लोकसभा का मेंबर भी बन गए। तो बंगाल में कांग्रेस का हाल ऐसा है कि विधान भवन का ट्रस्टी मेंबर हुआ करते थे सोमेन मित्रा। जब वो तृणमूल कांग्रेस का मेंबर बन गए लोकसभा का, तो कांग्रेस का कोई दूसरा नेता नहीं मिला कि विधान भवन का दूसरा कोई ट्रस्टी मेंबर बन जाए सोमेन मित्र को हटा के। जो जिस कांग्रेस का बंगाल में दुर्वस्था इतना है, तो वो कांग्रेस बंगाल के बारे में बात ना करे तो बेहतर है। बंगाल में कांग्रेस अभी विजिटिंग कार्ड बन गए हैं, और मैं अपने 40 साल की कैरियर में 40 बार साउथ से नॉर्थ बंगाल तक बॉर्डर एरिया घूमे हैं। तो इसके बारे में अजय जी कम बात करे तो अच्छा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, भास्कर, आप समझ ले कि आपकी नेत्री ममता बनर्जी कोर्ट पर गई थी, कोर्ट के सामने वो गई थी, मनोज अग्रवाल नहीं गया था। आप कोर्ट के चक्कर में आपकी नेत्री फंसी है, मनोज अग्रवाल नहीं फंसा है। ये जो कोर्ट की चक्कर, ये चक्कर से आपकी नेत्री बाहर नहीं निकल पा रही है। ये आपकी नेत्री फंस गई है, इसीलिए आप भी वकील है, आप जानते हैं किस तरह से। आप भास्कर चुप रहिए।
अब आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछिए एसआईआर कब खत्म होगी। ये चीफ जस्टिस ऑफ भारत को पूछिए कि एसआईआर, क्योंकि आपकी नेत्री आप वहां आगे बढ़कर गए, बदन पे काला कोट पहनकर आपने जी आप मैंने बढ़ चढ़ करके गए थे और आपने वो फोटोग्राफ गांव पे दिखाने के लिए वो फोटोग्राफ बनाए थे। ठीक है, आपकी नेत्री को पूछिए कि कब खत्म होगी। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछिए कब खत्म होगी। ये मनोज अग्रवाल नहीं गए थे, उस पर भरोसा रखिए। ठीक, आप वकील है, आप 10 तारीख को दोबारा चीफ जस्टिस के साथ, ठीक, आपने 10 तारीख को दोबारा चीफ जस्टिस के साथ धरना देने का अधिकार क्या है? धरना देने का क्या नैतिक अधिकार है जब खुद वो आगे बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट तक गई? ठीक है, मैं भास्कर दा आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन पहले जरा प्रकाश चंदेलिया, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो भास्कर? ठीक, किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपकी नेत्री आप किसी को बेवकूफ बना नहीं पा रही है। वो कम से कम पश्चिम बंगाल में अपने जो वोटर हैं वहां तक तो अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। ठीक है, प्रकाश जी, मैं एक सवाल जोड़ना चाह रहा था। प्रकाश जी, एक सवाल जोड़ रहा हूँ। प्रकाश जी, मैं ये कह रहा था कि ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन के मौके पर बोला है कि वो जीवित वोटरों को लेकर आएंगी जो उनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया। मुझे ये बताइए कि ऐसा बाकी जगहों पर भी होता है क्या? पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ स्पेशल केस है क्या? अरे लालचंद जी, जो पार्टी मृत वोटरों के फर्जी वोट डलवा करके सरकार में आई है, उसके मुख्यमंत्री के किस बयान का महत्व दिया जाए? फर्जी वोटरों के आधार पर साइंटिफिक रिगिंग करवा करके, और आज ममता बनर्जी का डर क्यों है? क्योंकि फर्क सिर्फ 60 लाख वोटों का है, और 60 लाख वोटों का फर्क और 65-66 लाख वोट ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अगर उस आंकड़े के हिसाब से देखें तो ममता बनर्जी का जो वोट प्रतिशत है वो माइनस में जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में कितने प्रतिशत साइंटिफिक रिगिंग होती है, मरे हुए लोगों के वोट डाल दिए जाते हैं। ये ममता बनर्जी अच्छी तरह जाती है, वो चले चाहे उन्होंने वामपंथियों से सीखा हो या नया सृजन किया हो, पूरे देश में से रिगिंग हट चुकी है, लेकिन बंगाल में बदस्तूर जारी है। 3 बजे के बाद में दोपहर में किस प्रकार से यहाँ पर रिगिंग होती है सभी जानते हैं। बंगाल में 80,681 बूथ थे। इस वर्ष संभवतः लालचंद जी 14,000 बूथ और बढ़ जाएंगे। विपक्षी पार्टियों के लोगों को ये मतदान केंद्र में बैठने नहीं देते, और दोपहर के पश्चात जब कतार थोड़ी कम हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर तो खुला खेल फर्रुखाबादी चलता है। ठीक है, मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में 15 वर्षों के शासनकाल में ममता बनर्जी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है, और लालचंद जी जैन जी भास्कर गलत है आपका। मैं आपकी बात का समर्थन बड़ी ईमानदारी से कर लूंगा। मैं आपकी बात का भास्कर दा बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ समर्थन कर लूंगा। अगर आपकी पार्टी ने 15 वर्षों में यहाँ पर बहुत अच्छा निवेश किया होता और यहाँ पर जैन जी को नौकरी मिली होती। प्रकाश जी, मुझे एक चीज के बारे में और जरा क्लियर कीजिए कि देखिए छोटी मोटी गलतियां भूल ये वोटर लिस्ट में पूरे देश में होती हैं, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में वैसी ही गलतियां या उससे ज्यादा हैं जिसके बारे में ममता बनर्जी बात कर रही हैं कि जीवित वोटरों को ले आऊंगी जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है? लालचंद जी, बंगाल का इतिहास तो ये है कि भास्कर दा और उनकी पार्टी के लोग बार बार ये कहते हैं कि कहां बांग्लादेशी घुसपैठी है, ये बताइए। आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वो टिप्पणी याद होगी जब उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों के लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ये टिप्पणी करने की नौबत क्यों आती है? और बांग्लादेश से नदी नालों के माध्यम से आए हुए घुसपैठियों को बंगाल के तृणमूल के नेता किस प्रकार 5,000, 7,000, 10 रुपए के एवज में यहाँ पर सरकारी मान्यता दिलवाते हैं। भास्कर दा आपकी बारी, भास्कर दा बताइए। भास्कर दा ऐसे कितने लोग हैं? नहीं सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई गलती नहीं किया होता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये ऐसा करो वैसे करो। सुप्रीम कोर्ट यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द इलेक्शन कमीशन, सो वी वर करेक्ट इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी बात यह है, घुसपैठिया को रुकने का ठीक करेंगे। अभी रोने का क्या मतलब है? अभी फिर पूरे जो जिम्मेदारी है वो चीफ मनोज अग्रवाल के ऊपर क्यों डाल रहे हो आप लोग? चीफ जस्टिस है वो ठीक करेंगे। अगर चीफ जस्टिस फेयर करेंगे, लेकिन
हमारा मांग क्या है कि एक भी वोटर नहीं, यहाँ ये पॉइंट तो है भास्कर दा, ये पॉइंट तो है। देखिए टीएमसी गई अदालत में, टीएमसी गई अदालत में जो सर्वोच्च अदालत है उसने एक आपको व्यवस्था दी, तो आपको उसको मानकर चलना चाहिए, फिर धरने की क्या जरूरत है? ये सवाल तो उठेगा। वो रहेगा कि नहीं रहेगा? इलेक्शन कमीशन बोल के जो चीज है वो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन वो अपना काम करने में नहीं, आप तो मानने के लिए तैयारी नहीं है, आप तो मानने के लिए तैयारी नहीं है कि देश में इलेक्शन कमीशन नाम का कोई चीज है। आपको तो आज अचानक इलेक्शन कमीशन आए बोल के आपका ये सब रोने धोने का क्या मतलब है? आप तो पहले से मानने के लिए तैयार नहीं थे कि देश में इलेक्शन कमीशन चीज है। आज अचानक इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना भरोसा कहां से आ गया? ठीक ठाक नहीं बनाइएगा, हम कह नहीं पाएंगे कि वोटर लिस्ट सही ढंग से बने, सबका नाम होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, सारी बातें कहिए, मैं कह रहा हूं आपने अदालत का रास्ता चुना, आप जाइए। और अजय वर्मा जी ने आपने अजय वर्मा जी इस सवाल का मुझे लगता है सबसे ईमानदार जवाब अजय जी इस सवाल का जवाब दें। ठीक है अजय जी, अब आप लोग रुक जाइए, मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। अजय जी मुझे बताइएगा, टीएमसी जब सर्वोच्च अदालत तक गई, अजय जी टीएमसी सर्वोच्च अदालत तक मामले को लेकर के गई, ठीक, सर्वोच्च अदालत सब कुछ देख रही है, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रही है, कितने पेंडेंसी हैं, किस तरह से निपटारा हो रहा है, कब तक हो जाएगा, चुनाव भी होने, सब कुछ देख रही है। अब अगर उसमें फिर भी कुछ डाउट है अजय जी, तो जो पार्टी आगे बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट गई है उसको इन चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या धरना देना चाहिए? आप बताइएगा। एक मिनट मेरी सुन लीजिए। एक पैसेंजर मैनिफेस्टो है ऑपरेशन सारथी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड। 8 जज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार, मिस्टर जस्टिस एनबी अजनारनन, भाई सुन लीजिए जरा, बीच में सुन लीजिए जरा। 8 जस्टिस कलकत्ता गए हैं प्राइवेट जेट से, जहाज से। प्रशांत भूषण जी ने ये पेपर डाला, सवाल पूछी है कि इसका पैसा अगर सरकार ने दिया तो बताए या जजों ने दिया तो इसे कोट करके साफ कर दे। 1 नंबर। अब दूसरा नंबर में अभी प्रसन्नजोत जी बात कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए एक जगह है यहाँ पर बंगाल में अलीपुर, एआईसीसी का अधिवेशन हुआ था। मैं कंटिन्यू 84 में मेरे पास राज्य मंत्री का दर्जा उत्तर प्रदेश में था, इसमें डाल लेना नेट पे। और मैं पीसीसी एआईसीसी कंटिन्यू, मैंने हैदराबाद का सेशन, मैंने कोलकाता का सेशन, मैंने हरियाणा का सेशन, मैंने दिल्ली का सेशन, मैंने आंध्रा का सेशन, उड़ीसा का सेशन, सारे अटैच करें। तो एआईसीसी सेशन हुआ था, और जो सोमेन मित्रा साहब की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग वहां बंगाल में ही हुआ था। एक निक्को पार्क भी था, पार्क रोड था। ठीक है, आपको ये देखिए, ये कांग्रेस के इतिहास पर डिबेट नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं वही कह रहा था कि उस मुद्दे को छोड़ दीजिए। ये कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ, छोड़ दीजिए उस मुद्दे। ये टाइम का वेस्ट है। मैं वही कह रहा हूँ कि बहस पर ना उठिए। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा है, सीधा सवाल पूछा है कि जो पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट तक, उसको अगर कोई शंका है, कोई आपत्ति है, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए, वो धरने पर क्यों बैठे? इलेक्शन कमीशन लालचंद जी आत्ममुग्धता के लिए नहीं है आपका टीवी डिबेट। एक मिनट रुक जाइए, बनाएगा। अब इधर उधर के मुद्दे पर बात नहीं, सीधे मुद्दे पर। धनंजय जी, लालचंद जी, ये आत्ममुग्धता और नीच के प्रचार के लिए आपका दूरदर्शन थोड़ी है। देश की जनता का समय महत्वपूर्ण है, विषय पर बात होनी चाहिए। किसको कौन सा दर्जा प्राप्त और कहां कांग्रेस के अधिवेशन हुए, ये तो सबको पता है। ठीक है, इसके जानकारी देने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। ठीक है, नहीं वो सिर्फ जवाब दे रहे थे। अब इस पर कोर्ट में गई, ममता बनर्जी कोर्ट में गई, कोर्ट ने लगातार उनको डिफीट मिली है, लगातार हताशा निराशा मिली है, क्योंकि वो गलत ट्रैक पे हैं और लगातार घुसपैठियों के संरक्षण और संवर्धन का काम उन्होंने किया है। और जो नाम कटे हैं, मैं कह रहा है कि 1 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, 1 लाख आदमी, जिसका भी नाम कटेगा वो सड़क पे आ जाएगा, वो सामने खड़ा हो जाएगा। बिहार में ये प्रयास राहुल गांधी ने किया था, वो सामने लाऊंगी, ममता कब लाएंगी, क्यों लात लेके आ जाए भाई? अगर कोई आदमी सामने आके खड़ा हो जाएगा तो उसका नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं लालचंद जी। अगर कोई आदमी सामने खड़ा होकर के अपनी नागरिकता सिद्ध कर देगा तो उसका नाम स्वतः जुड़ जाएगा। इसमें न धरना की जरूरत है, न प्रदर्शन की जरूरत है, सिर्फ उस व्यक्ति की जरूरत है जो जीवित है।
राहुल गांधी बिहार गए थे, उन्होंने एक वार्ड पार्षद को खोज के लाया और कहा कि इनका नाम कट गया है। दूसरे दिन वो सामने आई और कहा कि हमको जबरदस्ती का पकड़ के ले गए थे, मेरे घर में सबका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये जो ड्रामा, ये जो नौटंकी, ये जो धरना, ये जो प्रदर्शन, ये जिस ढंग से लोकतंत्र को लूटतंत्र में कन्वर्ट किया गया है, इस लूटतंत्र को बचाने के लिए ये जो आड़ ली जा रही है धरना प्रदर्शन की, ये नहीं चलेगा। इस देश की, प्रदेश की और बिहार बंगाल की प्रबुद्ध जनता सामने है। कहना साफ है, SIR के बाद 15 दिन के अंदर आप बताइए कि भाई मेरा नाम कटा हुआ, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के खड़ा हो जाइए, आपका नाम जुड़ जाएगा। 18 साल से ऊपर होने चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तीसरा कोई इसमें कंडीशन है ही नहीं। और अब तो आधार कार्ड तक को मान्य कर दिया गया, तो कोई मामला ही नहीं बचा है। अब आप बैठे हुए हैं, आपका बंगाल में कब आपका अधिवेशन हुआ? अरे अधिवेशन पूरे देश में आपका होता रहता है, उसका क्या डाटा देने बैठे हुए? भाई बात बंगाल में हो रही है, बंगाल में आपकी संख्या शून्य से नीचे चल रही है, आपका तापमान शून्य के नीचे चल रहा है बंगाल में। अभी शून्य तक आप आने की सोचिए बंगाल में, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। क्योंकि तृणमूल ने आपका जड़मूल से आपको खत्म कर दिया है। तृणमूल ने कांग्रेस पार्टी को जड़मूल से समाप्त कर दिया है बंगाल में। ये बंगाल की हकीकत है। लेकिन धनंजय जी एक सवाल आपसे जरूर बनती है, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? देखिए, इस प्रक्रिया को तो पूरा होना ही है। प्रक्रिया तो वहां क्या सहयोग हो रहा है, मतलब सरकारी अधिकारी दबाव में है। वो दबाव में इस ढंग से है कि ममता बनर्जी को कुछ करने नहीं दे रही है। बंगाल में सब कुछ वहां पर एक रैकेट बना हुआ है, अधिकारियों का, उसमें पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस है, इतना दबाव है। हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर पार्टी के दबाव है, काम करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसकी वजह पड़ी है, BLO इसकी वजह से बात फंसेगी क्या? मैं यही सवाल लेके प्रसेनजीत दा के पास चलता हूं। प्रसेनजीत दा, जरा बताइए कि जो बातें हैं, तमाम परिस्थितियां हम जानते हैं क्या है किधर। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव की घोषणा तो अब कुछ हफ्ते में होनी है, और चलिए ठीक है, ये बात सही है कि जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो आती रहेगी, इसकी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव से पहले सब कुछ पूरा हो जाएगा? ये 60 लाख, अभी रिपोर्ट थी कि 6 लाख पूरे हुए हैं, 54 लाख अभी भी बाकी है। ये ममता बनर्जी को जाके सुप्रीम कोर्ट में पूछना चाहिए। मैं भी वही कह रहा हूं, या बाकी सब लोगों को ममता बनर्जी को जाके पूछना चाहिए। ममता बनर्जी को लोगों को जाके पूछना चाहिए, और ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके पूछना चाहिए। आप सीधा मैथमेटिकल हिसाब करिए, 60 लाख लोग हैं और अभी 500 जज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब 750 हो गए ना। आप समझ लीजिए, एक ह्यूमन बीइंग दिन, हाँ नहीं 750, अभी 200 अभी तक काम 200 अभी आने वाले, आया नहीं, काम पे जुटे नहीं है वो लोग। ठीक है, तो अभी 500 लोग हाँ आने वाले हैं। फिर वो ट्रेनिंग लेंगे, फिर उसका OTP क्रिएट होगा उसके बाद। ठीक है, तो हर दिन कितने ये काम कर सकते हैं? 200 से 250। तो अप्रैल फर्स्ट वीक के पहले ये काम खत्म नहीं हो सकता। और अगर अप्रैल की पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो, उसके बाद 28 दिन का जरूरत है चुनाव होने के लिए। तो मई फर्स्ट वीक में चुनाव हो सकता है, और मई 7 तारीख तक आपको चुनाव एक सरकार गठित करना पड़ेगा। क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल फिर वहां खत्म हो रहा है। पूछना चाहिए पूरे उनके घर पे जाके कि आपको कोर्ट पे जाने के लिए कौन बोला था। बिना ब्लेम गेम के, बिना किसी ब्लेम गेम के, प्रकाश जी आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या लग रहा है, हो जाएगी पूरी प्रक्रिया की नहीं होगी? आ रहा हूं भास्कर दा, आ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। प्रसन्नजीत ने जवाब दे दिया। प्रकाश जी की आवाज तो मुमकिन है। प्रकाश जी संभव लग रहा है? हाँ नहीं बिल्कुल संभव नहीं है। मैं बता रहा हूं, प्रसन्नजीत दा ने जो आंकड़े दिए है वो एवरेज में 200-250 एक दिन में केस सल्टाने का दिया है, वो संभव ही नहीं है। 100 केस का एवरेज मानिए तो 75 दिन लग जाएंगे, और 75 दिन में ये अप्रैल मई का समय भी पार हो जाएगा। ममता बनर्जी आशंकित, तो देखिए लालचंद जी सच्चाई, अभी अजय जी, मैं धनंजय जी की अनुमति से अजय जी के पक्ष में एक बात कहना चाहता हूं। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे, 1984 के अधिवेशन में गए, अलीपुर में गए, कहां गए। मैं अजय दा से यही पूछूंगा कि 1984 में आपकी पार्टी में सौगत राय रहे थे, आज कहां पर है? सुदीप बनर्जी थे, कहां है? सोमेन मित्र कहां है? सुब्रत मुखर्जी कहां है? सारे आपके दाहिने जो बैठे हैं ना, सारे लोग तो आपकी पार्टी को छोड़कर। ठीक है, पहले भास्कर दा, फिर अजय जी, पहले भास्कर दा। देखिए SIR को लेके रुक जाइए, सारे लोग रुक जाइए, भास्कर दा को बोलने दीजिए। भास्कर दा बोलिए। बोलने दीजिए अजय जी, बोलने दीजिए। देखिए SIR कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन।
SIR को लेके अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं कोर्ट कर रहा में है। गया है। अभी सुनिए सुनिए अब तो सुनिए। न्याय नहीं कर रहा है, अब- नहीं करने दिया आप लोगों ने। अब तो जुडिशियल नहीं करने ऑफिसर दिया कर रहे हैं। SIR को पहले एक्शन नहीं आप गलत बात नेशनल ब्रॉडकास्ट में गलत बात नहीं अब तो कहिएगा। जुडिशियल अभी ऑफिसर कर रहे SIR हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट कमीशन को करवा रही करने है। नहीं दिया, अभी पूरा की पूरा आपकी जुडिशियरी ने कर रहा है। वही मैं अब कह गलत रहा बात मत करिएगा। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अजय जी के पास जाना पड़ेगा। अजय जी बोलिए। सर्टिफिकेट, लेकिन हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं। अजय जी की आवाज। अगर अजय जी बोलिए। वोटर का नाम कट दिया जाए। लालचंद जी, मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो बहुत जिम्मेदार भारत के नागरिक हैं। जब SIR पे कोई सवाल होता है तो जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और हमारे पत्रकार चुनाव आयोग के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? चुनाव आयोग को अपना प्रवक्ता क्यों नहीं देता? वो क्यों नहीं बोलते? यहाँ कौन आएगा? ये इतने बुद्धिजीवी चुनाव हैं क्या? आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देता है। आप क्या चाहते हैं स्टूडियो में चुनाव आयोग के प्रवक्ता आके जवाब देंगे आपके सवाल का? नहीं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग हो जाता है तो फिर क्वेश्चन ये मार्क तो हो आपका जाता है। आरोप है ना, ये आपका आरोप है। आपका आरोप ऐसा हो जाता है, वो तो इस आरोप से डिनाई करते हैं ना, इस आरोप से इनकार करते हैं ना वो। देखिए, आप देखिए, मेरी लालचंद जी मेरी बात सुन लीजिए। इस हाँ। लोकतंत्र में भारत का संविधान हमें आर्टिकल 14 पढ़िए, 15, 19 और 24 फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। प्रसन्नजीत जी और प्रकाश जी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। ये अपने समर्थन में रख रहे हैं, तो हम अगर बात रख रहे हैं तो हम देशद्रोही हैं क्या? धनंजय जी जल्दी से एक लाइन। धनंजय जी, चुनाव आयोग के प्रवक्ता यहाँ के जवाब दे सकते हैं, या चुनाव आयोग का जो स्टैंड है वो पब्लिक है, जो भी है? लालचंद जी जब कांग्रेस पार्टी में सारे राहुल गांधी ही पर्याप्त हैं इस तरह की बातें करने के लिए। अब सारे लोग इसी ढंग की बातें करने लगेंगे तो पार्टी का क्या होगा? शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। समय की कमी है। शुक्रिया अजय जी, भास्कर दा, प्रसेनजीत दा, प्रकाश जी और धनंजय जी। प्रसेनजीत दा, समय की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 5 की पंचायत में आज हमने बात की कि क्या ये आखिरी दांव है, धरने वाला दांव, जो SIR के खिलाफ ममता बनर्जी दे रही हैं, क्योंकि SIR तो रुका नहीं तमाम कोशिशों के बावजूद, और सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, उसके तहत प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब क्या ये आखिरी दांव के रूप में ममता बनर्जी इसको कम से कम विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को पूरा जिंदा रखना चाहती है? मकसद क्या है? मकसद बाकी मुद्दों को छुपाना है क्या? इन्हीं सब चीजों पर पड़ताल की आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।